जहां बुद्धा एक ग्रीक गॉड जैसे दिखते हैं? हाँ। या फिर सोचो 5000 साल पुराने शहर इतने वेल प्लान्ड थे जितने आज के मॉडर्न सिटीज भी शायद नहीं। इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। आज हम कुछ ऐसे ही फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। जी। इस डिस्कशन में हम यूपीएससी मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले हम गंधारा आर्ट के यूनिक मिक्स को समझेंगे, फिर अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट की बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद हड़प्पन आर्किटेक्चर और वैदिक पीरियड के चेंजेस को देखेंगे। फाइनली हम इंडियन सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी और इंडस वैली प्लानिंग के मॉडर्न रेलेवेंस पर फोकस करेंगे। रेडी हो? एकदम रेडी, चलिए शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको-बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन द गंधारा आर्ट। यूपीएससी मेंस 2019, ब्रॉड माइक्रो थीम गंधारा आर्ट। ओके, सो सबसे पहले गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये 1st सेंचुरी बीसीई से 5th सेंचुरी सीई तक, मतलब काफी लंबा टाइम पीरियड था। हाँ, काफी लंबा। और ये रीजन भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया। राइट। तो कहा जाता है कि ये इंडियन, सेंट्रल एशियन और ग्रीको-बैक्ट्रियन आर्ट का एक अमेजिंग ब्लेंड था। पहले सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स की बात करते हैं। कैसे दिखते हैं वो? बिल्कुल। देखो, फिगर्स को अक्सर सेंट्रल एशियन कपड़े पहने दिखाया गया है, जैसे हेवी क्लोक्स, बूट्स, ट्राउजर्स। ये सब उस टाइम के कुशाना कल्चर का इन्फ्लुएंस दिखाता है। अच्छा, कुशाना इन्फ्लुएंस। हाँ। और फ्लाइंग स्कार्व्स, जिसे उत्तरिया कहते हैं, वो भी कॉमन थे। फिर आर्किटेक्चर में देखो, स्तूपास में मल्टीपल टेरेसेस और बड़े इलाबोरेट गेटवेज, ये सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चरल स्टाइल से इंस्पायर्ड था। ओके। और एक और चीज, जाताका टेल्स को डिपिक्ट करने का तरीका, उन्हें हॉरिजॉन्टल बैंड्स में अरेंज करना, ये सेंट्रल एशियन स्टोरी टेलिंग स्टाइल था। समझे? हाँ, समझ गई। तो ये आ गया सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस। अब ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शायद बुद्धा का रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है। एग्जैक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। बुद्धा का बिल्कुल रियलिस्टिक डिपिक्शन, परफेक्ट एनाटॉमी, मस्कुलर बॉडी, नेचुरलिस्टिक फीचर्स, ये सब बिल्कुल ग्रीक स्टाइल में था। और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी लिए गए हैं, जैसे कोरिंथियन पिलर्स या अकैंथस लीव्स की कार्विंग, ये सब कॉमन ग्रीक मोटिव्स थे। और वो वेट ड्रेपरी टेक्निक, जिसमें कपड़े बॉडी से चिपके हुए दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो टेक्निक और कॉन्ट्रापोज टू पोज, जिसमें बॉडी का वेट एक लेग पर होता है, ये दोनों टिपिकली ग्रीक थे। बुद्धा के फेसेस को देखो, अक्सर ग्रीक गॉड अपोलो जैसे बनाए गए हैं। अपोलो जैसे, वाओ। हाँ, कर्ली है, शार्प नोज, मेडिटेशन वाली आइज। तो ये एक तरह से ग्रीक आइडियलिज्म और बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिटी का मिक्स था, याद रखना। तो दोनों का मिक्स कैसे हुआ? मटेरियल या सिंबल्स में ये कैसे दिखता है? देखो, मटेरियल में ग्रे शिस्ट, स्टोन और स्टूको यूज हुआ। ये लोकल मटेरियल्स थे, लेकिन टेक्निक्स हेलेनिस्टिक थी। बुद्धा के इमेज में ग्रीक एस्थेटिक्स के साथ इंडियन सिंबल्स जुड़े गए, जैसे सर पर उष्णीशा, क्राउन प्रोटूरियन, और माथे पर उड़ना, थर्ड आई। राइट, उष्णीशा और उड़ना। और डेकोरेटिव पैटर्न्स में ग्रीक ज्योमेट्रिक डिजाइन्स के साथ इंडियन लोटस मोटिव्स और सेंट्रल एशियन एनिमल डिजाइन्स भी यूज हुए। तो एक प्रॉपर फ्यूजन था। कितना कूल मिक्स है। इमेजिन करो एक बुद्धा स्टैचू जो दिखता ग्रीक गॉड अपोलो जैसा है, लेकिन उसके सर पर इंडियन उष्णीशा है और वो सेंट्रल एशियन क्लोक पहने हुए है। दैट्स गंधारा फॉर यू। बिल्कुल सही। गंधारा आर्ट हिस्ट्री का एक बहुत सिग्निफिकेंट आर्टिस्टिक अमेलगमेशन है, जहां ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी वेस्टर्न एस्थेटिक से मिली, और इसका इन्फ्लुएंस सिल्क रूट से चाइना, जापान, सेंट्रल एशिया तक गया। इन शॉर्ट, गंधारा आर्ट एक यूनिक फ्यूजन था इंडियन, सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्ट्रियन स्टाइल्स का, स्पेशली बुद्धा के पोर्ट्रेल में। परफेक्ट। ओके, लेट्स अनपैक दिस फर्दर। अब हम देखते हैं कि अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपास कैसे फोक एलिमेंट्स यूज करके बुद्धिस्ट आइडियल्स को रिप्रेजेंट करते थे। क्वेश्चन 2, early Buddhist stupa art, while depicting folk motifs and narratives, successfully expounds Buddhist ideals. Elucidate. UPSC Mains 2016. Broad micro theme. Early Buddhist stupa art. हाँ, अब आते हैं अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपास पर। ये मौर्यन और सुंगा पीरियड्स की बात है, लगभग 3rd सेंचुरी बीसीई से 1st सेंचुरी सीई तक। इन स्तूपास में लोकल आर्ट ट्रेडिशंस और बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक बड़ा सुंदर ब्लेंड मिलता है। तो ये सिर्फ रेलिक कंटेनर्स नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेलिक्स रखते थे, पर इनका एक बड़ा पर्पस था धर्मा टीचिंग्स को कम्युनिकेट करना विजुअली। अच्छा। तो इसमें फोक एलिमेंट्स कैसे इंटीग्रेट हुए? देखो, उस टाइम के जो ट्रेडिशनल सिंबल्स थे, जैसे लोटस, यक्षीज, ट्री स्पिरिट्स, नागाज या वाटर क्रीचर्स, उनको स्तूपा आर्ट में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें बुद्धिस्ट मीनिंग दिया गया। भरहुत और सांची में इसके अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। फिर फोक टेल्स, खासकर जातका स्टोरीज, जो बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, उन्हें मेडालियंस और रेलिंग्स पर डिपिक्ट किया गया। इससे क्या हुआ कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स आम लोगों के लिए रिलेटेबल बन गई। जैसे सांची स्तूपा पर चद्दंता जातका की स्टोरी है, एक हाथी अपने दांत सैक्रिफाइस कर रहा है। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। ये डायरेक्ट बुद्धिस्ट टीचिंग सैक्रिफाइस को एक फोक टेल के थ्रू बता रहा है। सिंपल बट पावरफुल। हाँ, और ट्री वर्शिप, उसको कैसे इंटीग्रेट किया? ट्री वर्शिप की जो पुरानी ट्रेडिशन थी, उसको बौद्धि ट्री, जिसके नीचे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला, और धर्मचक्र, व्हील ऑफ लॉ के डिपिक्शन से इंटीग्रेट किया गया। ये बुद्धा के एनलाइटमेंट और उनकी टीचिंग्स को सिंबलाइज करते थे। इंटरेस्टिंग ना? बहुत इंटरेस्टिंग। और बुद्धिस्ट आइडियल्स कैसे एक्सप्रेस किए गए?
सुना है शुरू में बुद्धा की इमेज नहीं होती थी। सही सुना है। शुरू में एनिकॉनिज्म फॉलो किया गया, मतलब बुद्धा को डायरेक्टली नहीं दिखाया बल्कि सिंबल से रिप्रेजेंट किया, जैसे उनके फुटप्रिंट्स, एक खाली थ्रोन या बोधि ट्री। ये अमरावती और सांची में देखने को मिलता है। ओके। और जो तोरणा गेटवेज और वेदिका रेलिंग्स पर स्टोरीज थीं, वो कंपैशन, सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन जैसे बुद्धिस्ट वर्चूज को हाईलाइट करती थी। जैसे भरहूत में वसंतरा जातका की स्टोरी है, जो दान यानी जनरोसिटी पर फोकस करती है। आर्किटेक्चर में भी सिंबलिज्म था। हाँ बिल्कुल, स्तूपा का स्ट्रक्चर खुद सिंबॉलिक था। जैसे हर्मिका टॉप स्ट्रक्चर को माउंट मेरू का सिंबल माना गया, प्रदक्षिणा पाथ, सर्कमएम्बुलेशन पाथ, साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस का, और जो अम्ब्रेला छतरा थे वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के सिंबल थे। तो ये एक तरह का कल्चरल सिंथेसिस था। एग्जैक्टली। इस आर्ट में ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस भी आया बाद में, खासकर गंधारा रीजन में, पर ओवरऑल इंडियन एस्थेटिक्स मेंटेन की गई। कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे 4 नोबल ट्रूथ्स या 8 फोल्ड पाथ, उनको एक्सेसिबल विजुअल नैरेटिव्स में कम्युनिकेट किया गया। और ये आर्ट उस टाइम की लाइफ, कस्टम्स, सोशल प्रैक्टिसेस का वैल्यूएबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है। बेसिकली ये रिलीजियस आर्किटेक्चर और विजुअल कम्युनिकेशन का कमाल था। सोचो, सांची स्तूपा के गेट पर एक स्टोरी बनी है जिसमें एक हाथी अपने दांत सैक्रिफाइस कर रहा है, चिद्दांता जातका। ये डायरेक्ट बुद्धिस्ट टीचिंग सैक्रिफाइस को एक फोक टेल के थ्रू बता रहा है। सिंपल बट पावरफुल। इन शॉर्ट, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट ने फोक मोटिव्स और नैरेटिव्स को स्किलफुली यूज करके बुद्धिस्ट फिलॉसफी को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया, मेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक्सेसिबल। So far we saw Gandhara's mix and Stupa art's communication style. अब हम गांधारा आर्ट पर रोमन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। Question 3. Gandhara sculpture owed as much to the Romans as to the Greeks. Explain. UPSC Mains 2014. Brought micro theme. Gandhara sculpture influences. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर गांधारा आर्ट को सिर्फ ग्रीक इन्फ्लुएंसेस जोड़ते हैं, लेकिन रोमन आर्टिस्टिक कन्वेंशंस का भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। इससे एक यूनिक इंडो वेस्टर्न एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ। तो ग्रीक इन्फ्लुएंस तो हमने देखा ही, रियलिस्टिक एनाटॉमी, ड्रेपरी, अपोलो लाइक फीचर्स, कोरिंथियन पिलर्स, एकांथस लीव्स, पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन। जी, अब रोमन कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। पहला, इंपीरियल सिंबलिज्म। बुद्धा के हेड के पीछे निम्बस या हेलो का यूज, ये रोमन एम्परर पोर्ट्रेट में भी यूज होता था, पावर या डिविनिटी दिखाने के लिए। अच्छा, हेलो रोमन इन्फ्लुएंस था। हाँ, एक थियरी है। दूसरा, मटेरियल, ग्रे शिस्ट स्टोन और स्टको का एक्सटेंसिव यूज। ये टेक्निक रोमन पीरियड में मेडिटेरेनियन रीजन में काफी पॉपुलर हुई थी। ओके, स्टको भी रोमन कनेक्शन है। तीसरा, नैरेटिव पैनल्स। रिलीफ पैनल्स में सीक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग, मतलब एक के बाद एक सीन में स्टोरी बताना। ये बिल्कुल रोमन हिस्टोरिकल रिलीफ जैसा था, जैसे रोम में ट्रेजन्स कॉलम है। गंधारा में इन पैनल्स में बुद्धा की लाइफ स्टोरीज दिखाई गई। थोड़ा सोच लो इसके बारे में। इंटरेस्टिंग। तो ये एक इंडो रोमन ग्रीक सिंथेसिस था। करेक्ट, बिल्कुल। पहली बार एंथ्रोपोमॉर्फिक बुद्धा इमेजेस बनी, जिसमें ग्रीक गॉड अपोलो के फीचर्स, रोमन टोगास, ड्रेप्ड गार्मेंट्स और इंडियन स्पिरिचुअल सिंबल्स कंबाइन किए गए। मतलब एक कंप्लीट फ्यूजन। हाँ, और इसमें आर्टिस्टिक इनोवेशन भी था। यूनिक मुद्राज, हैंड जेस्चर्स और आसनाज, सिटिंग पोस्चर्स डेवलप हुए, जो इंडियन सिंबलिज्म और ग्रीको रोमन एनाटॉमी को ब्लेंड करते थे। और ये सब आर्ट सिल्क रूट पर फ्लरिश हुई, जिसने रोम, ग्रीस और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बीच कंटिन्यूअस आर्टिस्टिक एक्सचेंज फैसिलिटेट किया। Imagine a Buddha statue with a Greek face, wearing a Roman-style toga, and having an Indian urna, third eye mark. That's the Roman contribution, adding another layer to the Greco-Indian mix of Gandhara. बिल्कुल, वही पिक्चर है सिंथेसिस की। In short, Gandhara sculpture wasn't just Greek-influenced. It significantly borrowed Roman elements like the halo, materials like stucco, and narrative panel techniques. If we connect this to the bigger picture of ancient urban achievements, अब हम हड़प्पन आर्किटेक्चर के फीचर्स देखते हैं। Link to UPSC Mains 2025 syllabus focus on urbanism and recent finds. Broad micro theme, Harappan architecture. हाँ, हड़प्पन आर्किटेक्चर रीसेंट एक्सकवेशंस जैसे राखीगढ़ी में हुई हैं, उनसे ये कंफर्म होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग के पायनियर्स थे। उनकी प्लानिंग कमाल की थी। बिल्कुल। कमाल की थी। अर्बन प्लानिंग में देखो, सिटीज ग्रिड पैटर्न फॉलो करती थी, स्ट्रीट्स एकदम सीधी, राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थी। ये एडवांस ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग शो करता है। ग्रिड पैटर्न जैसे आजकल की प्लान सिटीज में होता है। हाँ, बिल्कुल। सेटलमेंट्स डिवाइडेड थे, अपर सिटाडेल जो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, और लोअर टाउन जहां आम लोग रहते थे। एक क्लियर फंक्शनल जोनिंग था। रोड्स भी हायरार्किकल थी, मेन स्ट्रीट्स चौड़ी और लेन्स पतली। और धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वो भी तो यूनिक था। बहुत यूनिक। धोलावीरा में बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स थे, सोफिस्टिकेटेड चैनल्स थे पानी लाने ले जाने के लिए। और अभी हाल ही में कच्छ में पड़ता भेराकी की एक्सकवेशंस ने 5200 साल पुरानी अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट दिखाई है, जिसमें डिस्टिंक्ट रेजिडेंशियल क्लस्टरिंग थी। याद रखना ये पॉइंट्स। ओके, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और टेक्निक्स कैसे थे? एक तो स्टैंडर्डाइजेशन था। ब्रिक्स का साइज स्टैंडर्डाइज था, एक फिक्स रेशियो 1:2:4 फॉलो होता था। मोहनजोदारो, हड़प्पा, सब जगह। मोर्टर के लिए जिप्सम बेस्ड प्लास्टर यूज करते थे, जैसे ग्रेट बाथ में मिला है। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स
मतलब क्वालिटी कंट्रोल भी था। हाँ, बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी होती थी, हड़प्पा में इसके एविडेंस मिले हैं। फाउंडेशंस डीप स्टोन की होती थी, जैसे धोलावीरा में, और ब्रिक्स को किल्न में फायर करके पक्का बनाते थे, ताकि वो मॉनसून्स और फ्लड्स झेल सकें। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स 5000 साल पहले। और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कोबिल्ट आर्चेस यूज करते थे डोरवेज और ड्रेन्स के लिए, और सोफिस्टिकेटेड लोड बेयरिंग टेक्निक्स थी, जिसकी वजह से मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हुई। अभी 2024 में राथाडीरी में एडवांस्ड मेसनरी वर्क मिला है। गजब। और पब्लिक आर्किटेक्चर, ग्रेट बात तो सबसे फेमस है। हाँ, मोंजोदरो का ग्रेट बात, अप्रॉक्स 12 मीटर बाय 7 मीटर बाय 2.4 मीटर्स। इसमें बिटुमिन से वाटरप्रूफिंग की गई थी और दोनों तरफ से स्टेयर्स थी, और उनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड ड्रेन्स, इंस्पेक्शन चेंबर्स, मैनहोल्स, कमाल का था। ड्रेनेज सिस्टम तो आज भी चैलेंज है। बिल्कुल, हड़प्पा में ग्रैनरीज मिली हैं जिनमें वेंटिलेशन शाफ्ट्स भी थे। ये एडवांस्ड फूड स्टोरेज टेक्नोलॉजी दिखाता है। असेंबली हॉल्स, पब्लिक कोर्टयार्ड्स भी थे, और कालीबंगन के फायर आल्टर्स शायद अर्लीस्ट नोन रिचुअल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिन करो एक सिटी जहां हर गली एकदम सीधी है, हर ब्रिक का साइज सेम है, और हर घर का कचरा कवर्ड ड्रेन से अंडरग्राउंड चला जाता है, वो भी 5000 साल पहले। That was Harappan planning. In short, Harappan architecture was characterized by advanced grid-based urban planning, standardized construction, sophisticated drainage, and impressive public structures like the Great Bath and granaries. हड़प्पा सिटी से अब हम वैदिक पीरियड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या बदलाव आए। Question 5. Discuss the transformations in society and economy during the Vedic period, covering Rig Vedic to later Vedic. UPSC Mains 2024 focus. Broad micro theme Vedic period transformations. Okay, Vedic period. इसे हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 1000 BC और लेटर वैदिक पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 600 BC। इस ट्रांजिशन में सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। लोग पैस्टोरल नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ की तरफ शिफ्ट हुए, खासकर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। सोशल चेंजेस क्या थे? सबसे बड़ा चेंज तो शायद वर्ना सिस्टम का रिजिड होना था, है ना? हाँ बिल्कुल, ऋग्वैदिक का जो फ्लूइड सोशल स्ट्रक्चर था वो लेटर वैदिक में 4-fold वार्ना सिस्टम में सॉलिडिफाई हो गया। ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, और ये बर्थ बेस्ड हो गया। रिलीजियस लाइफ भी ज्यादा रिचुअलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स हो गई, इससे ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ा। और विमेन का स्टेटस, उसमें भी चेंज आया? हाँ, अनफॉर्चुनेटली विमेन का स्टेटस डिटीरोरेट हुआ। ऋग्वैदिक पीरियड में उन्हें कुछ राइट्स थे, एजुकेशन और असेंबलीज में पार्टिसिपेशन था, लेकिन लेटर वैदिक में चाइल्ड मैरिज कॉमन हो गई, विडो रीमैरिज पर रिस्ट्रिक्शंस आ गए, और उन्हें वैदिक एजुकेशन से एक्सक्लूड किया जाने लगा। गार्गी, मैत्री जैसे एक्सेप्शंस थे, पर ओवरऑल डिक्लाइन था। फैमिली स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया? जॉइंट फैमिली सिस्टम इमर्ज हुआ। गृहपति, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, की अथॉरिटी बढ़े। गोत्रा सिस्टम, मतलब लीनेज के बेसिस पर एक्सोगेमी, अपने गोत्र से बाहर शादी करना, वो भी रिजिड हो गया। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। टैक्सला, वाराणसी इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने। और इसी टाइम लेटर वैदिक टेक्स्ट्स यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मणास, अरण्यकस, उपनिषद्स कंपोज हुए। ओके, ये थे सोशल चेंजेस। हाँ। अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस। एग्रीकल्चर का रोल बगा बहुत बड़ा। आयरन टूल्स का यूज शुरू हुआ, जिसे कृष्णायास कहा गया है टेक्स्ट्स में। इससे फॉरेस्ट क्लियर करना आसान हुआ और एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ, स्पेशली गैंजेटिक दोआब में। राइस, व्हीट, बार्ली मेजर क्रॉप्स बन गए। एग्रीकल्चर बढ़ा तो सेटलमेंट्स भी बड़े होंगे। हाँ, अर्बन सेटलमेंट्स इमर्ज होने लगे, जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी। ये एक तरह से रूरल से अर्बन इकोनॉमी का ट्रांजिशन था। इंटरनल ट्रेड एक्सपैंड हुआ। निष्का, गोल्ड कॉइन्स और कृष्णा, कॉपर कॉइन्स जैसे टर्म्स यूज हुए हैं, जो शायद करेंसी के अर्ली फॉर्म्स थे। वानिक, ट्रेडर क्लास इमर्ज हुई। और क्राफ्ट्स? न्यू क्राफ्ट्स और प्रोफेशंस आए। पॉटरी, कार्पेंट्री, मेटल वर्क डेवलप हुए। श्रेणीज यानी गिल्ड्स फॉर्म होने लगे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते थे। लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ। पहले ट्राइबल कलेक्टिव ओनरशिप थी, अब इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप इंपॉर्टेंट हो गई। और बलि, जो पहले वॉलंटरी ऑफरिंग था, अब एक तरह का कंपल्सरी टैक्स बन गया। सिस्टमैटिक रेवेन्यू कलेक्शन की शुरुआत हुई। समझे? हाँ, काफी बदलाव आए। इमेजिन करो, ऋग्वैदिक टाइम में एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन शायद वॉरियर भी बन सकता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वो मोस्टली अपने वर्ण ऑक्यूपेशन में फिक्स हो गया। और पहले वेल्थ काउज में मेजर होती थी, अब लैंड ओनरशिप इंपॉर्टेंट हो गई। ये था शिफ्ट। In short, the later Vedic period saw society becoming more rigid, Varna system, lower status for women, and the economy shifting towards settled agriculture, urbanization, and diversified occupations with individual land ownership. अब हम Vedic society और religion के overall features देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो आज भी relevant है। Question 6. Describe the salient features of Vedic society and religion. Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? UPSC Mains 2023. Broad micro theme. Vedic society and religion relevance. ओके, तो अब पूरे वैदिक पीरियड सी 1500 से 600 BCE को एज अ होल देखते हैं। इसने एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की सोशो रिलीजियस फाउंडेशंस रखी। वेदास हमें उस टाइम के बारे में प्राइमरी इंफॉर्मेशन देते हैं। सोसाइटी के मेन फीचर्स क्या थे? एक तो हमने देखा वर्ना सिस्टम था। हाँ,
और हाँ, वर्णा सिस्टम। इसके अलावा सोसाइटी पैट्रियार्कल और पैट्रियलिनियल थी, मेल डोमिनेटेड, और डिसेंट मेल लाइन से काउंट होता था। वुमेन के राइट्स लिमिटेड थे, खासकर लेटर वैदिक में। हालांकि गार्गी, लोपामुद्रा जैसे लर्न्ड वुमेन के रेफरेंसेस भी हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम इंपॉर्टेंट था। कुला फैमिली और गोत्रा लीनिएज सोशल स्ट्रक्चर के बेस थे। कुलापति हाउस होल्ड हेड होता था। अर्ली वैदिक में वुमेन की पोजीशन बेटर थी, राइट? हाँ, अर्ली वैदिक में बेटर थी। वो यज्ञास में पार्टिसिपेट कर सकती थी, एजुकेशन ले सकती थी। लेटर वैदिक में डिक्लाइन हुआ। इकोनॉमी शुरू में रूरल पैस्टोरल थी, कैटल वेल्थ का सिंबल था। बाद में एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हुआ। पॉलिटिकल लेवल पर जनपदास टेरिटरीज इमर्ज हुए और किंगशिप इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, जिसके लिए राजासूया, अश्वमेधा जैसे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। और रिलीजन के मेन फीचर्स पॉलीथीज्म था ना? हाँ, पॉलीथीज्म था। हाँ जी। नेचर फोर्सेस की वर्शिप होती थी। इंद्र थंडर रेन, Right. अग्नि फायर, वरुणा कॉस्मिक ऑर्डर, सूर्य सन इंपॉर्टेंट डेटीज थे। डेटीज को एंथ्रोपोमॉर्फिक यानी ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन किया जाता था। यजनास का रोल सेंट्रल था। बिल्कुल। यज्ञा सैक्रिफिशियल रिचुअल्स रिलीजन का कोर थे। ये गॉड्स को प्लीज करने और कॉस्मिक ऑर्डर रीता मेंटेन करने के लिए किए जाते थे। इसमें प्रीस्ट ब्रह्मनास का रोल इंपॉर्टेंट था। आइडल वर्शिप नहीं थी। वर्शिप फायर ऑल्टर्स के थ्रू और ओरल हिम्स श्रुति से होती थी। रीता का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। हाँ, रीता मतलब कॉस्मिक एंड मॉरल ऑर्डर, इस पर बिलीव था। हाँ। लेटर वैदिक पीरियड में फिलोसॉफिकल शिफ्ट आया। उपनिषद्स ने ब्रह्मन अल्टीमेट रियलिटी और आत्मान इंडिविजुअल सोल के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जो ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव थे। तो इनमें से कौन से फीचर्स आज भी प्रिवेल करते हैं? लेट्स सी। देखते हैं। वर्णा सिस्टम। वो तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी और रिजर्वेशन सिस्टम में आज भी है, अनफॉर्चुनेटली, इन मेनी नेगेटिव वेज। पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर, हाँ, मेल डोमिनेंस अभी भी स्पेशली रूरल एरियाज में काफी स्ट्रांग है। रिचुअलिज्म और प्रीस्टहुड, वो तो मैरिजेस डेथ रिचुअल्स हर जगह परवेसिव है। वर्शिप ऑफ नेचर, कुछ फेस्टिवल्स जैसे छठ पोंगल में अभी भी नेचर वर्शिप दिखती है। यज्ञनास, वैदिक चैंट्स, स्टिल यूज्ड इन मेनी हिंदू सेरेमनीज। धर्म और कर्मा फिलॉसफी, ये तो इंडियन वर्ल्ड व्यू का सेंट्रल एस्पेक्ट है। जॉइंट फैमिली सिस्टम। डिक्लाइन हो रहा है अर्बन एरियाज में, पर स्टिल एग्जिस्ट्स वाइडली। तो साफ है कि वैदिक सोसाइटी और रिलीजन हजारों साल पुराने होने के बाद भी इंडियन सोशियो कल्चरल लैंडस्केप को डीपली शेप करते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स इवॉल्व हुए हैं, रिफॉर्म हुए हैं, बट मेनी कोर एलिमेंट्स स्टिल एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तरह सुनते हैं, वी आर कनेक्टिंग टू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर thousands of years old, rooted in the Vedic period. Cool, na? In short, Vedic society was patriarchal with a Varna system and a polytheistic religion centered on yajnas. Many features like caste identity, rituals, and concepts like dharma, karma continue to influence Indian society today. Here's where it gets really interesting. अब हम देखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है अपनी कंटिन्यूटी में। Question 7. How did the Indian civilization stand in continuity in comparison to other contemporary civilizations like Egypt, Mesopotamia, and Greece? UPSC Mains 2015, broad micro theme, Continuity of Indian Civilization. हाँ, ये एक रिमार्केबल एस्पेक्ट है इंडियन सिविलाइजेशन का, इसकी कंटिन्यूटी। हम बात कर रहे हैं 5000 से ज्यादा साल की हिस्ट्री की, इंडस वैली से लेकर आज तक। अगर आप कंपेयर करें दूसरी ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन से, जैसे इजिप्ट, मेसोपोटामिया या ग्रीस, तो उन्हें मेजर डिसरप्शंस या कंप्लीट ब्रेक्स फेस करने पड़े। लेकिन इंडिया का कल्चरल हेरिटेज लार्जली अनब्रोकन रहा है। इस कंटिन्यूटी के की फीचर्स क्या हैं? कैसे ये पॉसिबल हुआ? पहला है रिलीजियस और फिलोसॉफिकल कंटिन्यूटी। देखो, वैदिक ट्रेडिशंस इवॉल्व होकर मॉडर्न हिंदुइज्म में ट्रांसफॉर्म हुई, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स जैसे धर्म, कर्मा, मोक्षा रिटेन हुए। एंशिएंट टेक्स्ट, वेदास, उपनिषद्स, पुराणास आज भी रेलेवेंट हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल्स जैसे वेदांता, सांख्या आज भी पढ़े जाते हैं, डिस्कस होते हैं। और सोशियो कल्चरल प्रिजर्वेशन, हाँ, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे जॉइंट फैमिली, गुरु शिष्य परंपरा, ये किसी न किसी फॉर्म में परसिस्ट करते हैं। एंशिएंट फेस्टिवल्स, दिवाली, होली आज भी उसी एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट होते हैं, भले ही कुछ चेंजेस आए हों। क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, भरतनाट्यम, कथक अपना एसेंस मेंटेन किए हुए हैं। अब जरा कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, इजिप्ट का क्या हुआ? इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखो, एंशिएंट रिलीजन पॉलिथीज्म पूरी तरह खत्म हो गया। पहले क्रिश्चियनिटी आया, फिर इस्लाम डोमिनेंट हो गया। उनके एंशिएंट स्क्रिप्ट, हायरोग्लिफिक्स एक्सटिंक्ट हो गई, जिसे डिकोड करने में रोजेटा स्टोन की मदद लगी। आज की इजिप्शियन कल्चर एंशिएंट कल्चर से बहुत डिफरेंट है। और मेसोपोटामिया, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, वहां तो कंप्लीट डिसकंटिन्यूटी है रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस में। एंशिएंट लैंग्वेजेस जैसे सुमेरियन, अकाडियन सब गायब हो गई। पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए ओवर टाइम ड्यू टू इन्वेजन्स एंड चेंजेस। ग्रीस, जिसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्रेडल माना जाता है, हाँ। वहां भी क्लासिकल रिलीजन, ग्रीक गॉड्स को क्रिश्चियनिटी ने रिप्लेस कर दिया। एंशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम्स जैसे सिटी स्टेट्स खत्म हो गए। मॉडर्न ग्रीक कल्चर अपने एंशिएंट पास्ट पर प्राउड फील करती है, लेकिन उसे सिग्निफिकेंटली डिफर करती है लैंग्वेज, रिलीजन, सोशल स्ट्रक्चर में। तो फिर इंडिया की कंटिन्यूटी का सीक्रेट क्या है? एक बड़ा रीजन है इंडिया का सिंक्रेटिक अप्रोच, मतलब न्यू इन्फ्लुएंसेस को एब्जॉर्ब करना, उन्हें इंटीग्रेट करना, लेकिन अपने कोर कल्चरल एलिमेंट्स को मेंटेन करना। ये एबिलिटी टू अडैप्ट विदाउट लूजिंग आइडेंटिटी,
ये प्रिजर्वेशन हमें क्लासिकल आर्ट्स, संस्कृत लैंग्वेज जो अभी भी पढ़ी जाती है, आयुर्वेदा जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स में दिखता है। इंस्टीट्यूशंस जैसे ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्रोग्राम्स जैसे हृदय स्कीम इस कल्चरल प्रिजर्वेशन को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। हम आज भी दिवाली मनाते हैं, जो शायद एंशिएंट फेस्टिवल से इवॉल्व हुआ है, या फिर आयुर्वेद यूज करते हैं, जो एक एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है। कंपेयर दिस टू इजिप्ट, जहां कोई अब एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पूजा नहीं करता। यह है इंडिया की यूनिक कंटिन्यूटी। बिल्कुल सही पॉइंट। इन शॉर्ट, अनलाइक इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस, which faced major breaks, Indian civilization shows remarkable continuity in religion, philosophy, social structures, and cultural practices from ancient times to the present day, due to its syncretic nature. This continuity is also reflected in how ancient wisdom influences modern life. अब हम देखते हैं कि इंडस वैली की अर्बन प्लानिंग आज की अर्बनाइजेशन को कैसे इनपुट देती है। Question 8. To what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley civilization provided inputs to the present-day urbanization? Discuss. UPSC Mains 2014. Broad micro-theme, IVC urban planning, modern relevance. हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC की अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल्स। ये फैसिनेटिंग है कि हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन के आइडियाज आज भी मॉडर्न सिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनके सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस ने कंटेम्पररी अर्बनाइजेशन पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है। बिल्कुल। उनकी अर्बन प्लानिंग लेगेसी क्या है? पहला, ग्रिड पैटर्न लेआउट। मोहनजोदारो, हड़प्पा में जो सिस्टमैटिक ग्रिड बेस्ड प्लानिंग थी, वो मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट का एक तरह से प्रोटोटाइप है। चंडीगढ़ जैसी प्लांट सिटी इसका एक एग्जाम्पल है। राइट। दूसरा, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। ओह, वो तो कमाल था। अंडरग्राउंड, कवर्ड ड्रेन्स, मैनहोल्स, सोक पिट्स, ये सब मॉडर्न म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग में रिफ्लेक्ट होता है। आज के अमृत मिशन या स्मार्ट सिटीज मिशन में सैनिटेशन और ड्रेनेज पर फोकस इसकी कंटिन्यूटी दिखाता है। तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन। यूनिफॉर्म ब्रिक साइजेस, वेट्स एंड मेजर्स का यूज। ये अर्ली स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिसेस कंटेम्पररी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जैसी हैं, जो क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करती हैं। कल्चरल कॉन्टिन्यूटी कैसे दिखती है इसमें? पब्लिक आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट, जैसे मोहनजोदारो का ग्रेड पाथ था, कम्युनिटी गैदरिंग या रिचुअल के लिए। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न कम्युनिटी सेंटर्स, पब्लिक स्पेसेस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। हाउसिंग पैटर्न्स। हम मल्टी स्टोरीड हाउसेस, सेंट्रल कोर्टयार्ड्स फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन, अलग कुकिंग एरियाज, ये सब डिजाइन प्रिंसिपल्स करंट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस में रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे GRI रेटिंग्स प्रमोट करती हैं। वाटर मैनेजमेंट भी। वेल्स, रिजर्वॉयर्स, जी। वो सब मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को इंस्पायर करते हैं, जैसे जल शक्ति अभियान। सोशल प्लानिंग एलिमेंट्स भी थे। जैसे ग्रैनरी सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फॉर ग्रेन्स। ये कंसेप्ट मॉडर्न FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लार्ज स्केल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है। मार्केट प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस का आइडिया मॉडर्न कमर्शियल जोनिंग में कंटिन्यू होता है। और प्लांट सेग्रीगेशन ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, जो मॉडर्न मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट अप्रोच में इवॉल्व हुआ है। तो कंटेम्पररी रेलेवेंस क्या है इन सब का? बहुत है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे उन्होंने सिटीज को फ्लड से बचाने के लिए एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स, सिटाडेल्स बनाए। ये मॉडर्न फ्लड रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर को इंस्पायर करता है, जैसे वाराणसी में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में देखा जा सकता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, लोकल मटेरियल्स का यूज, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर, ये सब ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव से अलाइन करते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स, मॉडर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे स्वच्छ भारत मिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोचो, जब आज हम स्मार्ट सिटीज में प्रॉपर सैनिटेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, वी आर एसेंशियली यूजिंग प्रिंसिपल्स जो IVC ने हजारों साल पहले इंप्लीमेंट किए थे। दैट्स अ पावरफुल लेगेसी। बिल्कुल। इन शॉर्ट, IVC's urban planning, including grid layouts, advanced drainage, standardization, and public infrastructure, provides valuable inputs and inspiration for present-day urbanization challenges and sustainable development goals. तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। एक क्विक रिकैप करें। हाँ, जरूर। हमने देखा गंधारा आर्ट एक अमेजिंग मिक्स था ग्रीक, रोमन, सेंट्रल एशियन और इंडियन स्टाइल्स का। बिल्कुल, एक यूनिक फ्यूजन। स्तूप आर्ट फोक स्टोरीज यूज करके बुद्धिस्ट आइडियल्स को ब्यूटीफुली कम्युनिकेट किया। विजुअल स्टोरी टेलिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल। हड़प्पन आर्किटेक्चर अपने टाइम से बहुत आगे था, प्लान्ड सिटीज और ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ट्रू पायनियर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। वैदिक पीरियड, सोसाइटी में रिजिडिटी आई और इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड हुई। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस का दौर था। इंडियन सिविलाइजेशन दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के कंपैरिजन में यूनिकली कंटिन्यूअस रही है। हाँ, ये हमारी एक खास पहचान है। IVC अर्बन प्लानिंग आज भी मॉडर्न सिटीज के लिए एक लेसन है। सस्टेनेबल और वेल प्लान्ड लिविंग का ब्लूप्रिंट। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, इन सब डिस्कशंस का मेन आइडिया क्या था? व्हाट कनेक्ट्स देम? शायद यही कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच और डाइवर्स है और कैसे पास्ट आज भी प्रेजेंट को शेप कर रहा है ना? बिल्कुल। एक क्विक चैलेंज सबके लिए। ट्राई करो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट्स में समझाने की। रेडी, गो। गुड चैलेंज। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो अपने नोट्स में जरूर लिख के देखो और प्रैक्टिस करो। कीप एक्सप्लोरिंग। जी हाँ, एक्सप्लोर करते रहिए।